Hello everyone, welcome to Vijay Education, dear students. Okay, so आज हम बहुत खास पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. अक्सर स्टूडेंट कहते हैं दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन नर्सिंग राइट कि मैम ये नॉर्सेट का एग्जाम क्या है. हमने ये तो सुना है कि यस गवर्नमेंट के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं हमारा डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में रिक्रूटमेंट के लिए, बट ये नॉर्सेट एग्जाम क्या है. तो नॉर्सेट एग्जाम से रिलेटेड हम तमाम इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि नॉर्सेट आज से 2 साल पहले क्या था और अभी रिसेंटली नॉर्सेट की क्या गाइडलाइंस चल रही हैं, है ना. और नॉर्सेट एग्जाम में ईयरली हम बात करें कितनी बार कंडक्ट होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वेश्चन पैटर्न रहते हैं, ठीक है. क्या इसके भी नॉर्सेट एग्जाम के भी क्या कोई लेवल है क्या कि स्टेजेस वाइज की प्री एग्जाम होगा देन मेन होगा, या फिर कोई स्किल टेस्ट का भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या, राइट. तो कंप्लीट हम एक वन शॉट में कंप्लीट नॉर्सेट एग्जाम के बारे में डियर स्टूडेंट या डेफिनेटली समझने वाले हैं. ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं, हम बहुत सारे पॉइंट्स आज समझने वाले हैं. सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट को ये बता दूं कि जो नॉर्सेट एग्जाम है राइट, इसकी खुद की अपने आप में एक फुल फॉर्म है, दैट इज नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट. कि ये एक नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के पद के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो जो एस्पिरेंट्स को, जो कैंडिडेट्स को जॉब देता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी हम बोल सकते हैं, राइट. कि जो बच्चा पूरी अपनी डिप्लोमा में, अपनी डिग्री में तमाम जितना भी सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज पढ़ता हुआ आया है, उसी सिलेबस के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहता है, दैट इज नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. और जितना जितना रैंक आ रहा है, जितना हाईएस्ट स्कोर गया है, उस स्कोर के बेसिस पर ही स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को जॉब जो है वो अलॉट होती है. और उसमें इवन उनके सेंटर सिटी जो है हम बोल सकते हैं जहां पर स्टूडेंट को काम करना है, वो भी अब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चले कि यस नॉर्सेट एग्जाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं अलग अलग एम्स अलॉट करता है. मान के चलो किसी को एम्स हम बात करें एम्स बिलासपुर में किसी को काम करना है, राइट. क्योंकि नियर बाय उनके, बिलासपुर के नियर बाय उनका होम टाउन है, तो या नॉर्सेट के द्वारा आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बिलासपुर आप ले सकते हैं. कोई चाहता है कि नहीं हमें तो एम्स दिल्ली में ही काम करना है और हम खुद भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो यार नॉर्सेट का एग्जाम जो है बेसिकली जो कंडक्ट कराते हैं, राइट, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ही कंडक्ट करवाता है. ओके सो हमने यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि यस मैम नॉर्सेट एग्जाम जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जाम है जो जॉब देता है, ठीक है. चलो अब बात करें कि आखिर इसको कंडक्ट कौन कराता है. हमने ये जान लिया कि हाँ नॉर्सेट की डेफिनेशन जो है, नॉर्सेट की फुल फॉर्म जो है वो अपने अपने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है. देखिए ये एक राष्ट्रीय स्तर पे परीक्षा होती है अपने आप में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो है वो इसमें भाग लेते हैं. और इस परीक्षा को जो कंडक्ट कराता है ना, राइट, वो कौन कराता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वो कंडक्ट कराया जाता है एम्स के द्वारा, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा ही इस परीक्षा को क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखेगा. और हाँ इसका जो उद्देश्य है इस परीक्षा का वो यही है, दैट इज सरकारी जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी मेडिकल संस्थान है, राइट, उनमें नर्सिंग ऑफिसर्स को क्या करना, अलॉट करना, रिक्रूट करना, ये इसका क्या रहता है, मेन मकसद रहता है. साथ ही साथ में ये ध्यान रखना, नॉर्सेट का जो एग्जाम है वो ऑल ओवर जितने भी एम्स हैं उनको तो इंक्लूड करता ही करता है, प्लस साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे लेडी हेरिटेज का हॉस्पिटल हो गया, राइट, ठीक है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सॉरी, है ना. सो वो अपने आप में यस जो नॉर्सेट है वो एग्जाम कंडक्ट कराता है, बिल्कुल डेफिनेटली. डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जो नॉर्सेट कंबाइंड मिलकर, ओके, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, अलग अलग हम बोल सकते हैं हॉस्पिटल्स जो हैं वो कंबाइंडली मिलकर एम्स का हिस्सा बन के नॉर्सेट के अंदर हम बोल सकते हैं भागीदारी अपनी निभाकर एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट निकलती हैं, राइट, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट निकलती हैं और रैंक वाइज स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, उनकी इच्छा अनुसार उनको क्या मिलता है, एम्स उनको मिल जाता है. ओके सो हमने ये जान लिया, राइट. अब देखिए, अब अपन बात करेंगे कि मैम नॉर्सेट के एग्जाम के हिस्सा बनने के लिए क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है. तो यस स्टूडेंट अगर बीएससी स्टूडेंट है तो देखिए उसको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती.
अगर बीएससी स्टूडेंट है कोई जिसने बीएससी नर्सिंग किया है, उनके पास में उनका खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, राइट, उनका खुद का उनके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, आईएनसी से वो जुड़े हुए हैं डेफिनेटली, तो बिल्कुल डेफिनेटली सिंपल सी बात है, उनको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जीएनएम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर नॉर्सेट का हिस्सा बनने के लिए, नॉर्सेट एग्जाम देने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस जो है, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है, एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। प्लस एज ग्रुप बात करें कि कितने साल तक दे सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 30 साल तक की जो उम्र है उसमें एस्पिरेंट जो है वो नॉर्सेट का एग्जाम दे सकता है। जनरल का 30 इयर्स तक ही है। देन उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है, जैसे ओबीसी है ना, एससी एसटी है, तो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू जो न्यू न्यू नोटिफिकेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन मिलता रहता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि 30 इयर्स तक आप अगर मान के चलो आप 22-23 में आप क्या हो रहे हो, बीएससी नर्सिंग करके पास आउट हो रहे हो, तो आराम से आप 26, 24, 25 तक आराम से अगर अच्छे से डिसिप्लिन होके इसकी तैयारी करते हैं तो स्टूडेंट्स का 1 अटेम्प्ट में भी एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ अलग से ये बात करेंगे कि नॉर्सेट का एग्जाम अगर कोई भी कैंडिडेट दे रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको ये ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर ली, यहाँ पर ये चीज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दी है। देखिए जो जीएनएम स्टूडेंट है ना, जो जीएनएम स्टूडेंट्स हैं उनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं इस चीज के बारे में। जो जीएनएम स्टूडेंट है उनको रिक्वायरमेंट होती है 2 इयर्स एक्सपीरियंस की। ठीक है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। और जो बीएससी नर्सिंग करे हैं उनको नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट जो है वह नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली कि कौन सी कितनी एलिजिबिलिटी वाले एस्पिरेंट जो है वो इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, दैट इज फाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो मेन यही है कि जैसे ही स्टूडेंट के पास में क्या आ जाए उनका, दैट इज उनका उनके पास में रजिस्टर्ड नंबर आ जाए। ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर कौन सा होता है, जिसमें आरएन नंबर हो, है ना, और आरएम नंबर हो, ये जैसे स्टूडेंट के पास में अलॉट हो जाएगा तो वो नॉर्सेट एग्जाम का हिस्सा बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अब नॉर्सेट एग्जाम अभी रिसेंटली किस गाइडलाइन पे चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो रिसेंट गाइडलाइन है नॉर्सेट एग्जाम की डियर स्टूडेंट, वो ये है कि रिसेंटली नॉर्सेट एग्जाम, नॉर्सेट का जो एग्जाम है ये ईयर में ट्वाइसली कंडक्ट हो रहा है, ट्वाइसली। ठीक है, इवन शेड्यूल भी निकालता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वो इसका शेड्यूल भी निकालता है कि कितने मंथ्स के ड्यूरेशन में एग्जाम होगा। जैसे अप्रैल में एग्जाम हुआ है तो फिर देन नेक्स्ट एग्जाम जो है वो सितंबर में कंडक्ट होता है। ठीक है, सो मंथ का थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहता है, लेकिन हाँ ट्वाइसली ये कंडक्ट हो रहा है। इसकी जो स्टेजेस हैं एग्जाम की, राइट, इसकी जो एग्जाम के स्टेजेस हैं वो 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो स्टेज 1 है उसको बोला जाता है प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, और जो स्टेज 2 है उसको बोला जाता है दैट इज मेन एग्जाम। स्टेज 2 को बोला गया है दैट इज क्या, दैट इज मेन एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखेगा स्टेज 1 और स्टेज 2 का क्या है, मतलब क्या इनमें डिफरेंस रहता है। तो अगर कोई कैंडिडेट स्टेज 1 में अगर एग्जाम में पार्टिसिपेट करे तो उसको 90 मिनट्स में 100 एमसीक्यू उसको करने होते हैं। अब ये भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू जो न्यू जो गाइडलाइंस आ रही हैं, मे बी क्या पता टाइम बढ़ा दे, जो एम्स है वो टाइम बढ़ा दे, लेकिन मिनिमम जो है वो 90 मिनट्स 100 एमसीक्यूज है। और कई बार मेन एग्जाम में ये रहता है कि 180 मिनट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को कितना क्वेश्चन करने के लिए, 160 एमसीक्यूज करने के लिए, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करने के लिए। ठीक है, सो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रीलिम्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंस एग्जाम स्टूडेंट को क्या मिलता है, एस्पिरेंट को क्या मिलता है, जॉब मिलती है। क्या मिलती है, जॉब मिलती है, और गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और उनका जो उनका जो सपना होता है, राइट, वो उनको मिल जाता है। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है ना, कि बीएससी नर्सिंग कर लिया स्टूडेंट, जीएनएम कर लिया, जीएनएम के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हैं।
है ना? देन उसके बाद में जब नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जिसमें हर एग्ज़ाम की 2 स्टेजेस रहती हैं, प्रीलिम्स रहता है, मेंस रहता है। प्रीलिम्स 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 एमसीक्यू करने होते हैं। अब प्रीलिम्स के अंदर ये भी है कि यहाँ पर नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज़ भी आते हैं, ठीक है? 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के आ गए और 80 क्वेश्चन जो है, वो नर्सिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स में। लेकिन मेन एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन जो होता है, वो किसका देखने को मिलता है? टोटल एमसीक्यू किसके देखने को मिलता है? नर्सिंग के ही देखने को मिलते हैं। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम तो अभी बीएससी नर्सिंग ही कर रहे हैं, लेकिन हमने आपकी बात सुन के हमें थोड़ा दम लगा कि यार कुछ तो खास है नॉर्सेट एग्जाम के अंदर, और अगर कुछ खास है और अलग-अलग स्टेजेस में एग्जाम क्लियर करना है, जैसे स्टेज 1 में हिस्सा लिया, स्टेज 1 में क्लियर हो गया, स्टूडेंट क्वालिफाइड हो गया, तो वो सेकंड स्टेज में भाग ले सकता है। अगर फर्स्ट स्टेज में स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो वो सेकंड स्टेज में भाग नहीं ले सकता। ठीक है? ये ध्यान रखना, है ना? तो बहुत रैंक के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट को आना चाहिए। अब देखिए, अब आप कहेंगे मैम इतना इसको डिफिकल्ट क्यों बनाया गया है? तो देखिए समझिएगा डियर एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो नॉर्सेट में हिस्सा लेते हैं और उनकी उनके स्किल्स के बेसिस पे, उनके कैपेसिटी के बेसिस पे उनको एम्स मिलता है, क्योंकि एम्स में जब आप पेशेंट के केयर करेंगे, सो यू हैव टू दैट मच कैपेबल, आप इतने कैपेबल होने चाहिए हो कि आप पेशेंट के केयर कर सको, आप पेशेंट के केस को समझ सको। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर 2 स्टेजेस दी गई हैं नॉर्सेट के द्वारा, स्टेज 1, स्टेज 2, और मे बी ये चेंजेस भी होते रहते हैं। पहले पहले जो अगर मैं बात करूँ आज से साल, डेढ़ साल, 2 साल पहले की, तो सिर्फ वन स्टेज में एग्ज़ाम होता था और देन रिज़ल्ट निकल जाता था एंड देन स्टूडेंट को उसका, एस्पिरेंट को उसको जॉब मिल जाता था, ठीक है? अब 2 स्टेजेस में इसलिए हो गया है क्योंकि जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, राइट? वैसे-वैसे स्टूडेंट्स की स्किल्स और कैपेबिलिटी जो है, वो भी चेक करी जा रही है कि वो आखिर मेन सेक्टर में खड़े होकर, है ना, पेशेंट की केयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो बात करें कि यार ठीक है, 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन इसमें आता क्या है ऐसा? इस एग्ज़ाम में ऐसा क्या आता है? तो जो आप पूरा बीएससी नर्सिंग में आप पूरे स चारों साल आप जो पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आते हैं। उसी से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं कि यस, जब आप पेशेंट की केयर करेंगे, है ना? तो आपने जो भी 4 साल में आपने पढ़ा है, वो आपने सही तो पढ़ा है ना? वही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सो यस, अब स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम इससे रिलेटेड हम इससे रिलेटेड तैयारी कैसे करें? एग्ज़ाम पैटर्न की बात तो मैंने आपको बता दी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो मे बी टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर शीट में भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। लेकिन नॉर्सेट का एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर शीट में बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं कराता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कराता है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन भी होते हैं और नर्सिंग के भी होते हैं। और इसमें ये भी है, ये एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी नर्सिंग कर रहे हैं, आप सेमेस्टर में हैं, किसी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले जाओ और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, ठीक है? उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करते जाओ, क्योंकि हमारे पास पर डे 24 आवर्स होते हैं। अगर हम डेली का 2 से 3 घंटे हमारे सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं, तो हम, वो कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भर जाता है, तो सेम जस्ट लाइक दैट, कि आप अगर डेली का सेल्फ स्टडी मेंटेन करे जा रहे हो, करके चलते चले जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, कंसिस्टेंसी है, ठीक है ना? तो आप उस मुकाम तक पहुँच जाएँगे जहाँ पे आपको पहुँचना है ना? सो या स्टूडेंट्स को वी हैव टू बी केप्ट इन माइंड दैट कि हमें नेगेटिव मार्किंग से इसमें ज़रूर बचना चाहिए इस एग्ज़ाम में, क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट बार जब एग्ज़ाम देता है ना, तो उसको पता नहीं होता यार कितने नेगेटिव वगैरह हमारे क्वेश्चंस हो गए, कैसे मेरा सिलेक्शन रुक गया है, ठीक है? कैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? मैं तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करके आया था। ओके, सो या ये डेफिनेटली ये एक पॉइंट है कि हाँ, नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उससे बचना बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है। सो हमने ये बात कर ली कि हाँ, कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं कि हमें स्टडी करना चाहिए, जो हमारे नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बीएससी नर्सिंग में आप नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ते हैं, है ना? एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं, तो उसके साथ में उसकी मेडिसिन हो गई, उसकी सर्जरी हो गई, ऑप्स हो गई अपनी, ठीक है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गई हमारी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हमारी हो गई, है ना? मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारी हो गई, फार्माकोलॉजी हमारी हो गई, पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स है, नर्सिंग रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, नर्सिंग एजुकेशन है। सो अभी आप फिलहाल आप सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग कर लें, अभी से अपनी थोड़ी इतनी अपना जो फ्यूचर ओरिएंटेड अगर आप हैं,
तो अभी से अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते चलते चले जाएँ। जैसे फ्यूचर में जब आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम देंगे, नॉर्सेट एग्ज़ाम क्या क्यों है ना? किस लिए बनाया गया है, कैसे दिया जाता है, ये सब चीज़ों पे हमने बात कर ली है। क्योंकि नॉर्सेट में जब सिलेक्शन हो जाता है, स्टूडेंट का प्री भी क्लियर हो गया, मेन भी क्लियर हो गया, तो स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलती है ना स्टूडेंट को, स्टार्टिंग जो सैलरी मिलती है, वो कितनी मिलती है? वो मिलती है 80K, ठीक है ना? मतलब पूरा एनुअल जो स्टूडेंट का जो एस्पिरेंट का जो पैकेज होगा वो 15 लाख तक होता है। ये जो स्टार्टिंग है अपने आप में, फिर आगे बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती चली जाती है। जैसे 3 साल हो गए, है ना? किसी भी एम्स में काम करते हुए, तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आप कहलाते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का प्रमोशनली अपने आप ग्रेड लेवल पे के अकॉर्डिंग क्या होता है, सैलरी जो है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है? वो बढ़ता चला जाएगा। सो आप देखिए, जब आप मंथली इतना अर्न करेंगे, तो थोड़ा मेहनत तो माँगता है। सो या डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, विजय एजुकेशन जो है वो आपको बहुत शानदार कंटेंट दे रहा है। आप जब 11th 12th क्लास से निकल रहे हैं और आप नर्सिंग में प्रवेश ले रहे हैं, वहां से लेकर आपको आपकी आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल तक पहुंचाना, कि आप उस लेवल तक आ जाओ कि आप एक अच्छा अर्न कर सको, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, राइट? और आप भी अपने से छोटों को और आप भी अपने से बड़ों को कुछ अपने अपना योगदान दे सके, ठीक है? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको इतना कैपेबल बनाया है कि अब आप भी उस काबिल हो जाएँ, उसमें आपकी बहुत मदद करता है। सो येस, इट्स अ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम नॉर्सेट एग्ज़ाम के बारे में बताएँ, क्या नॉर्सेट एग्ज़ाम है? हमें क्लियर नहीं है इसके बारे में, हम कैसे तैयारी करें? हम अगर अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो हमें हमें फ्यूचर ओरिएंटेड अगर हमें होना है, तो हम क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखें? So this is a very very short information for you. I hope you all enjoyed it and आप बहुत सारी चीज़ों को समझे होंगे नॉर्सेट एग्जाम के रिगार्डिंग। सो इसी तरीके से बने रहें विजय एजुकेशन के साथ में, जो आपसे कंधा से कंधा मिला के आपके चल रहा है, राइट? और आपको आपको आपका भविष्य सिक्योर करने में आपकी बहुत मदद कर रहा है। थैंक यू सो मच।